नमस्कार। राहुर्ताणो मंत्रिश्च सिंहिका चित्तनंदनम अर्धकाय सदा क्रोधी चंद्रार्क दैत्य विमर्दनम। जी हाँ, ये सेशन डेडिकेटेड है राहु ग्रह को। कुंडली का हर ग्रह आपको छुपे हुए रहस्यों के बारे में बताता है। मान लीजिए हम सूर्य की अगर चर्चा करें तो सूर्य आपके पिता के कारक हैं अगर जन्म आपका दिन में है। जन्म अगर आपका रात में है तो सूर्य आपके चाचा पक्ष के कारक हो जाते हैं। चंद्रमा भी इसी तरह माता के या फिर आपकी मौसी के कारक बन जाते हैं। इसी तरह कुंडली का हर ग्रह किसी ना किसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है। वो अपने अंडर रखता है किसी ना किसी चीज को। अगर वही सूर्य आपके 7वें भाव में बैठे हैं तो वो आपके विवाह के बारे में कुछ ना कुछ प्लस माइनस कहेंगे। वही चंद्रमा अगर आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो वो आपके करियर के बारे में कुछ ना कुछ प्लस माइनस कहेंगे। ये तो पोजीशन होती है ग्रहों की। हर ग्रह के पास एक राशि होती है। सूर्य के पास भी एक राशि है, चंद्रमा के पास भी एक राशि है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को भी विभक्त किया गया है। एक प्रकाशित ग्रह हैं चंद्रमा और सूर्य, जिनके पास एक एक राशि है, जिनके पास स्वयं अपना प्रकाश है। कुछ अप्रकाशित ग्रह हैं जो सूर्य और चंद्रमा से अपना प्रकाश लेते हैं, जिनके पास दो दो राशियां हैं। फिर आते हैं छाया ग्रह राहु और केतु, जिनके पास ना तो राशि है, ना कोई अपना अस्तित्व है, ना उनका कोई पॉइंट है प्लैनेट्स में कि वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन इनके पास इतनी सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है कि ये प्रकाशित ग्रह सूर्य और चंद्रमा से ऊर्जा नहीं लेते, लाइट नहीं लेते, ये उन्हें भी एक्लिप्स में ला देते हैं। ये उनकी ऊर्जाओं को एकदम से आपका ये ओवरशैडो कर देता है। इसलिए राहु और केतु की जो भूमिका है, जो पोजीशन है आपके बर्थ चार्ट में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म दर जन्म क्या कर्म हम लेके चल रहे हैं। राहु अगर मेरे सप्तम भाव में बैठा है तो निश्चित है वो मेरी मैरिज को तो अफेक्ट करेगा, बट किस तरह का कर्म है मेरा मेरे पार्टनर के साथ, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे राहु ग्रह। तो राहु और केतु ये ना तो सूर्य चंद्रमा पे निर्भर है, ना ये अन्य ग्रहों पर निर्भर है। इनका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ये यूनिवर्स में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर राहु बैठे हुए हों, या जिस राशि के अंदर केतु बैठे हुए हों, या उस राशि को केतु कंट्रोल करते हों। इनका अस्तित्व निर्भर नहीं है और ग्रहों के ऊपर। इसीलिए कॉस्मिक प्रोसेस जो होता है बर्थ और डेथ का, जन्म और मृत्यु का, उसमें राहु और केतु पे कोई भी परिवर्तन या प्रभाव नहीं आता। वो निश्चित है, जन्म दर जन्म आपके कर्मों का लेखा जोखा लेके चलते रहते हैं। जिसमें राहु जो है वो ड्रैगन का हेड है, जो उस सर्प का सिर है। जो सर्प भी है वो क्या इंडिकेट करता है? जो सर्प है वो इंडिकेट करता है टाइम लूप। टाइम लूप को इन द सेंस कि जन्म दर जन्म वो व्यवस्थाएं कंटिन्यू है, जन्म दर जन्म वो कर्मों का लेखा जोखा है वो चलता हुआ आ रहा है। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में राहु केतु को कार्मिक ग्रह कहते हैं। वापस लौटते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। जो सर्प है का जो सिर है, सर्प का जो सिर है वो इंडिकेट करता है आपकी भविष्य को। ये जो जन्म लिया है आपने, ये क्यों लिया है, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है आपका। और केतु इंडिकेट करता है आपके पास्ट को, कि पास्ट में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैंने क्या क्या फेस करा है, क्या क्या मैंने सफर करा है। तो राहु की जो पोजीशन है वो चार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लाइफ का पर्पज है क्या, क्यों है ये जीवन। और केतु की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जानना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है, क्या पास्ट लाइफ में क्या स्किल्स रही हैं, क्या व्यवसाय रहा है, क्या काम आपने किए हैं, किस फैमिली में आपका जन्म था। तो ये दोनों इन कार्मिक ग्रहों से आती है। इन ग्रहों के बारे में एक विशेष पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों ही तामसिक ग्रह हैं, जिसमें राहु का जो तामस है, राहु का जो अंधकार है वो बहुत ज़्यादा है। केतु एक प्रकाशमान ग्रह है, ये सात्विक ग्रहों की श्रेणी में भी आ जाता है। तो इसके बारे में काफ़ी विभिन्न मत हैं, लेकिन राहु जो है वो पूर्णतः एक तामसिक ग्रह है। उसका जो तमस है, उसका जो अंधकार है वो इतना गहरा है कि वो सूर्य और चंद्रमा को भी अपने अंदर निगल जाता है। तो ये तामसिक ग्रह जिस भी भाव या जिस भी राशि में बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, आप ये समझिए उस भाव के स्वामी यही है, उस भाव के कंट्रोलर यही है। इन्हें कार्मिक ग्रह, कार्मिक नियंत्रक ग्रह कहा गया है। अगर ये आपकी लगन में बैठे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में जो भी होगा, आपके जीवन के अंदर जो भी आएगा प्रभाव, चाहे वो दशाओं से हो या गोचर से हो, उसमें राहु का प्लस या माइनस निश्चित होगा। राहु अगर आज्ञा नहीं देंगे दूसरे प्लैनेट को तो वो उस भाव को टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों ग्रह अमरत्व को प्राप्त किए हुए ग्रह हैं। ये कॉस्मिक प्रोसेस, बर्थ डेथ डेथ का जो प्रोसेस होता है उसमें इनका डीके नहीं होता, उसमें इनका क्षय नहीं होता। आपने कहानी सुनी होगी सौरभानु ने कैसे अमृत को पी लिया था। तो राहु जिस भी भाव में बैठा हुआ है वो उस भाव को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखता है। इसे कहते हैं तामसिक ग्रह। तामसिक ग्रह जिस भी भाव में बैठ जाते हैं वो उस भाव को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। और अभी हम बात करेंगे क्या इसके इफेक्ट आते हैं। स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस में बात करेंगे कि ये आपके जीवन में निश्चित हो रहा होगा। तो यह है राहु की मूल भूमिका। जिस भी भाव में बैठता है उससे संबंधित कारकत्वों को वो अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब मान लीजिए राहु आपकी लगन के अंदर है,
तो राहु लगन के अंदर है तो मैं आपको कुछ स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस बताता हूँ। फर्स्ट है, ये टीथ रिलेटेड कोई ना कोई इशू देता है। दांतों में कोई गैप दे सकता है, दांतों में गैप आ सकता है, टीथ रिलेटेड कोई इशू दे सकता है। कई लोग ब्रेसेस पहनते हैं बचपन से, वो भी एक पोजीशन बन जाती है। सेकंड, ये हाइट का फोबिया देता है, ऊंचाई से डर लगने वाला जो फोबिया होता है वो राहु से ही आता है। द थर्ड पॉइंट, राहु कैल्शियम का दुश्मन है। राहु जो है वो सूर्य का प्रबल दुश्मन है, तो हड्डी रिलेटेड इशू, बोन्स रिलेटेड इश्यूज जो है वो काफी कॉमन हो जाते हैं। द फोर्थ पॉइंट, कि राहु जब भी आपकी लगन के अंदर होता है वो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। ऐसा पर्सन कितना भी अच्छा कर ले लोगों के लिए, उसकी जो इमेज सोसाइटी में है वो राहु जैसी ही जाती है। तो आप कुछ भी कर लें, राहु आपकी इमेज को पूरी तरह कंट्रोल करेंगे कि आपकी इमेज राहु जैसी जाएगी। द अनदर पॉइंट इज कि राहु जब भी आपकी लगन में होते हैं तो वो आपको एक एक लिमिट से ज़्यादा सेल्फिश भी बना देते हैं। आप स्वयं के गेन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और इसी से एंजाइटी, टेंशन्स के लूप जो है वो जीवन में स्टार्ट हो जाते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि मेरा कुछ ना कुछ गेन हो, मुझे कुछ ना कुछ मिले। जब वो नहीं मिल पाता तो आपको चीज़ों से दिक्कत महसूस होने लगती है। राहु जब भी लगन में होते हैं इंडिकेट करता है कि आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो केवल आपके जीवन के ऊपर है। मतलब इस जीवन में आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, क्यों मैंने ये जीवन लिया। तो पिछली लाइफ के अंदर आप बहुत ज़्यादा सेल्फलेस पर्सन थे, जिसने लोगों के बारे में सोचा, उनके जीवन को बेहतर करा, बट लोगों ने आपके जो प्रयत्न थे, आपके जो एफर्ट्स थे, उनको हो सकता है नहीं स्वीकार करा। तो इस जीवन में आपका पॉइंट बनता है कि कैसे ना कैसे अपना जो बेनिफिट है वो पहले किया जाए। सेल्फिश इसीलिए इंसान बनता है। तो ये इंडिकेशंस आती हैं राहु से। हेल्थ में कुछ ना कुछ अपसाइड डाउन ये राहु देता रहता है। अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। द सेकेंड इज, ये स्लीप रिलेटेड कोई इशू, स्लीप डिसऑर्डर जो होता है वो भी प्रदान कर सकता है। अच्छाई अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये आपको बहुत डोमिनेंट बनाता है, बहुत असर्टिव बनाता है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में अच्छा वर्क कर सकते हैं, ऐसे लोग टीम मैनेजमेंट में अच्छा वर्क कर सकते हैं, ऐसे लोग लेबर मार्केट में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। मतलब औरों पे कंट्रोल रखने की इनकी आदत होती है। लेकिन अगर इनके ऊपर सूर्य का प्रभाव हो, वही राहु अगर सूर्य के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, तो चीजें बिल्कुल विपरीत भी हो जाती है। इन सबको हम जानेंगे अगले सेशन में, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल से जुड़े हुए हो, कंटेंट अगर आपको कनेक्ट महसूस कराता हो तो। एक और भी बात है, राहु लगन में हो तो हाउस होम में चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, या फिर हाउस में वास्तु दोष अनायास आ जाता है। सीलन का दोष या वास्तु का दोष अनायास आ जाता है। अब अगर राहु दूसरे भाव के अंदर हो तो दूसरा भाव वैदिक ज्योतिष में आपके धन का भाव है। ये आपकी सुरक्षा, आपकी संपत्ति, आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य का भाव है, क्योंकि दूसरे भाव से ही आपको सारा पोषण मिलता है। दूसरे भाव को पोषण का भाव भी कहा जाता है, नरिशमेंट का भाव। अब इसके अंदर जैसे ही राहु उपस्थित होते हैं, पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है वो काफी ज्यादा सेकंड हाउस ओरिएंटेड हो जाती है। मतलब ना तो वो परिवार को इतनी भूमिका देगा, ना वो अपने आप को इतनी भूमिका देगा। वो भूमिका देगा धन को, पैसे को, मनी को, फाइनेंस को। उसको फाइनेंस से कोई ना कोई आपका ये कोई ना कोई अट्रैक्शन बना रहता है। मतलब एक टाइम होता है कि कितना भी कमा लिया वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाता। देन द सेकंड पॉइंट इज, राहु का सेकंड हाउस के अंदर होना टीथ रिलेटेड इश्यूज को इंडिकेट कर सकता है या आई रिलेटेड इश्यूज को दे सकता है। राहु सेकंड हाउस के अंदर उसके कारकत्वों से प्लस माइनस व्यवहार करते हैं। देन द थर्ड पार्ट इज कि सेकंड भाव को, द्वितीय भाव को वैदिक ज्योतिष में मारक भाव कहा गया है। मारक भाव, मारक का मतलब हेल्थ इश्यूज से ही नहीं होता। मारक का मतलब है कि लोग आपकी इमेज में कितनी समस्याएं, कितने फ्लॉज, कितनी वीकनेस ढूंढते रहते हैं। तो राहु जब भी सेकंड हाउस के अंदर होते हैं, पर्सन कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन समाज में उसकी जो इमेज है वो अच्छी नहीं जाती। उसकी इमेज में लोग कमियां ढूंढते ही रहते हैं। देन द अनदर पॉइंट इज कि राहु का सेकंड हाउस में होना, पर्सन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है अबाउट हिज फैमिली। मैं न्यूक्लियर फैमिली की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी फैमिली की बात कर रहा हूं। तो फैमिली के रिगार्डिंग वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है। या उसके जो ग्रैंडफादर साइड होते हैं, उसके जो दादा पक्ष होते हैं, उनकी उनकी फैमिली के अंदर एक विशेष छवि होती है, एक अलग तरह की ही छवि होती है उनके उनके फैमिली के अंदर। राहु का सेकंड हाउस के अंदर होना इंडिकेट करता है कि पर्सन का जो पर्पस ऑफ लाइफ है, जो इस जीवन का उद्देश्य है, वो है पोषण को प्राप्त करना, नरिशमेंट को प्राप्त करना। और इन लोगों को अगर नरिशमेंट नहीं मिल पाता कहीं से, तो ये उस चीज से कट ऑफ हो जाता है। मान लीजिए कोई रिलेशन में आप हैं, आपका पार्टनर आपको नरिशमेंट नहीं दे रहा, इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे रहा, ये उससे कट ऑफ हो जाएंगे। कैरियर में अगर इनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही, ये उससे कट ऑफ हो जाएंगे। इनको चाहिए क्या? सिक्योरिटी ऑल द टाइम, क्योंकि पास्ट लाइफ में इनके जीवन में काफी ज्यादा अनसिक्योर माहौल रहा है। इसलिए जब भी राहु सेकंड हाउस में होते हैं, पर्सन अपने हाउस होम को सबसे पहले सिक्योर करना चाहता है। उसके परिवार में
कई स्थितियों में देखा गया है, स्पेशली सूर्य और चंद्रमा का भी अगर प्रभाव हो तो परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू से ही बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो चाहता है केवल पारिवारिक सुख और शांति को प्राप्त करना, कि कैसे ना कैसे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ मैं सिक्योरिटी प्राप्त करूँ। तो अगर इन्हें वो सिक्योरिटी नहीं मिलती तो इनका जो जीवन है उसमें आप कहिए मेजर डैमेज जो है, जो उस सिक्योरिटी की कमी की वजह से आता है। अदरवाइज एक बहुत अच्छी अलाइनमेंट है राहु का सेकंड हाउस में होना। जैमिनी ज्योतिष में कहा जाता है कि राहु अगर सेकंड हाउस की आरूढ़ा में भी हो या सेकंड हाउस के अंदर हो तो इंसान धन संचय बहुत आसानी से कर पाता है। लेकिन अगर वही राहु शनि के प्रभाव में हो या सूर्य के प्रभाव में हो तो वो धन संचय ना होकर धन का अपव्यय भी हो जाता है, क्योंकि राहु तो आपके द्वितीय भाव में है पर केतु आपके अष्टम भाव में है। तो उसके बारे में हम जानेंगे अगले सेशन में। कनेक्ट अगर आपने करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लैनेट्स के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, राहु का तीसरे भाव में होना, राहु का तीसरे भाव में होना ये वैदिक ज्योतिष का एक एक राजयोग आप समझिए, इसे एक राजयोग की तरह देखिए, क्योंकि तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, ये क्या भाव है? ये भाव हैं त्रिषणाय भाव। ये तामसिक भाव होते हैं, इनके अंदर तामसिक ग्रह, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो राहु जैसे ही तीसरे भाव के अंदर आते हैं, पहला स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है कि ये आपको सिबलिंग्स के अंदर, भाई बहनों के अंदर सबसे बड़ा या सबसे छोटा बना देते हैं। द सेकंड प्रेडिक्शन पॉइंट इज कि सिबलिंग्स के साथ कोई ना कोई कार्मिक कनेक्ट बनता है। आपको पूछना चाहिए, आपको जानना चाहिए अपने सिबलिंग्स के बारे में, क्या उनके साथ हुआ है, कैसे उनकी लाइफ चल रही है, क्योंकि उनसे जातक का कार्मिक कनेक्शन रहता ही रहता है, वो कार्मिक कनेक्ट उनसे बना रहता है। द थर्ड पॉइंट इज कि मैरिज के बाद बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। मैरिज का जो टाइम होता है उसमें जीवन में सबसे, अगर बड़े मुझसे आप पूछेंगे कि कब मेरे जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन आएंगे, तो इनकी जो मैरिज का टाइम होता है उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। उसके बाद या उससे पहले बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। फोर्थ प्रेडिक्शन पॉइंट जो है कि राहु तीसरे भाव में हो तो आप जिम की तरफ, योगा, मेडिटेशन, अपनी पर्सनालिटी का बहुत ध्यान रखना, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना, इस तरह की गतिविधियों में अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। राहु का तीसरे भाव में होना इंडिकेट करता है आपके पराक्रम को, कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पराक्रम है और आप अपनी फैमिली में सबसे एल्डर, सबसे बड़ा बनने की इच्छा रखते हैं, कि मैं ही हूं जो डिसीजन लूंगा, मैं ही हूं जो सबको गाइडेंस प्रदान करूंगा, क्योंकि राहु तीसरे भाव के अंदर गोचर करते हैं, मतलब उपस्थित हैं। पिछली लाइफ में आपने काफ़ी ज़्यादा गुरु, टीचर, स्पिरिचुअलिटी में अपना जीवन व्यतीत किया है, जीवन को का एक लंबा समय इन चीज़ों में दिया है। तो वो गुरु की तरफ, वो ज्ञान की तरफ इनका एक रुझान बना रहता है। एजुकेशन में ये बहुत ऊंची एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, लेकिन ये उस स्पिरिचुअलिटी में अपने ज्ञान के साथ साथ उससे अपना धन कमाने की कोशिश या इच्छा भी इनकी रहती है, कि धन को कैसे उससे बनाया जाए, क्योंकि ये पिछले ज्ञान को इस जीवन में धन बनाने के उपयोग, धन बनाने में यूज करना चाहते हैं। और ये कोई गलत व्यवस्था नहीं है। इसलिए राहु जब भी तीसरे भाव में होता है, कहा जाता है कि राहु से जुड़े कार्यों में आपको जाना चाहिए, गुरु बनिए, ज्ञान प्रदान कीजिए लोगों को, प्रेडिक्शन साइंसेज में आपको जाना चाहिए। तो ये होता है इम्पैक्ट राहु का तीसरे भाव में। आगे भी चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारे सूत्र हैं राहु के तीसरे भाव के, उन्हें हम देखेंगे अगले सेशन में, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। राहु का चतुर्थ भाव में होना, चतुर्थ भाव जो है वो आपकी सिक्योरिटी का भाव है, आपकी सुरक्षा का भाव है, या आपके सुख का भाव है। राहु चतुर्थ भाव के कारक नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव में उपस्थित राहु चंद्रमा के कारकत्वों से एक एक गेम प्ले का निर्माण करते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने शुरुआत के श्लोक में कहा, चंद्रार्क दैत्य विमर्दनम, राहु स्त्रोत का ये पहला ही श्लोक है जिसमें राहु कह देते हैं कि मैं चंद्र और सूर्य का तो दुश्मन हूँ, परम शत्रु हूँ। तो चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव के मूल कारक है। राहु जैसे ही चतुर्थ भाव में होते हैं वो आपके पीस ऑफ माइंड को प्रभावित करते हैं, आपके पीस ऑफ माइंड को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। ऐसे इंसान की इच्छा होती है हमेशा पीस ऑफ माइंड प्राप्त करना, कि कुछ भी हो जाए बस पीस ऑफ माइंड खराब नहीं होना चाहिए, सुख शांति जो है वो बनी रहनी चाहिए ऑल द टाइम। ये लोग कैरियर के अंदर ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो इनसे पहले किसी ने भी ना कहा, मतलब ऐसा कुछ जो इनको एक सारी दुनिया से अलग बनाए। मतलब सामान्य कैरियर में इनकी रुचि नहीं होती, जॉब में इनको ब्रेक, या फिर आप कहिए एक जॉब से दूसरी जॉब को स्विच करना, ऐसी व्यवस्थाएं बार बार बनती रहती है। अगर इन्हें कैरियर में ऐसी संभावनाएं ना मिले जिसमें ये सबसे ऊंची पोजीशन, टॉप पोजीशन पे जा सकें, तो ये कैरियर से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये टीम वर्क के अंदर जब ही विश्वास करते हैं जब ये उस टीम के लीडर होते हैं, मतलब औरों के अंडर में काम करना राहु को चौथे भाव में पसंद होता नहीं है। हाउस होम में ये बड़े परिवर्तन देता है। अगर आप स्नैपशॉट प्रेडिक्शन मुझसे कहेंगे तो पहला इफेक्ट है कि ये आपको एल शेप के घर में रहने पे मजबूर कर सकता है। एल शेप का घर जिसमें एल बनता हो, किसी भी तरह वास्तु के अंदर एल का निर्माण होता हो। दूसरा पॉइंट है कि आप हाउस के बैकवर्ड हिस्से में ज्यादा रहें, आप हाउस के फ्रंट में ना रह के बैक के हिस्से में ज्यादा रहें,
द थर्ड पॉइंट इज कि ये वास्तु दोष अनायास देता है, ये सीलन का दोष, वास्तु के दोष अनायास निर्मित करता रहता है। द फोर्थ पॉइंट इज कि परिवार को बहुत ज्यादा भव्यता में रहना पसंद होता है। राहु जब भी चतुर्थ भाव में होते हैं, परिवार में आदमी भव्यता लाना चाहता है कि मैं इसे कितना ज्यादा भव्य बना दूं। तो राहु अगर आपके चतुर्थ भाव में है तो आपको आपके परिवार में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के गैजेट्स, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल्स आराम से देखने को मिलेंगे, अगर राहु सपोर्टिव प्लैनेट। वहीं अगर ये सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है तो जातक पूरी कोशिश करता है इन चीजों को प्राप्त करने की, लेकिन ना प्राप्त करते हुए अपने पीस ऑफ माइंड को परेशान कर लेता है। चतुर्थ भाव वैदिक ज्योतिष में मोक्ष के भावों का एक कोण बनाता है, मोक्ष के भावों के कोण में आता है। तो राहु का चतुर्थ भाव में होना इंडिकेट करता है कि जातक को पिछले ही जीवन के अंदर वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल था, इतना ज़्यादा कर्म योगी था, अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड था कि उसने वो मोक्ष, उसने वो लिबरेशन को कहीं ना कहीं अटेन कर लिया है। अटेन लिबरेशन को कर लिया है का मतलब है कि आप लोगों के पीछे ज़्यादा नहीं भागते। अगर कोई आपसे कनेक्ट नहीं बनाना चाहता तो आप पहले ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप लोगों की इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते, आप अपने वर्क के प्रति पूरी तरह डेडिकेटेड रहते हैं। तो ये भी एक लिबरेशन का पार्ट है, ये भी एक मोक्ष का पार्ट है। चतुर्थ भाव में राहु मदर को अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज कभी कभी दे सकता है। पैरों रिलेटेड बीमारी या फिर नसों रिलेटेड, नस से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनको भी उत्पन्न कर सकता है। तो इस पॉइंट से हमें सावधान रहना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत अच्छी अलाइनमेंट है। क्या होता है इसका अनदर इम्पैक्ट, कैसे इन वास्तु दोषों को शांत किया जाए, इसकी हम चर्चा करेंगे अगले सेशन के अंदर। राहु का पंचम भाव में होना, तो आप समझिए राहु जो कि ग्रह हैं तामसिक ऊर्जाओं के, और पंचम भाव जो कि ग्रह, जो कि भाव है सात्विक ऊर्जा का, इन दोनों का जब मिलान होता है तो आदमी के जीवन में स्पिरिचुअलिटी जो होती है, जो जो ज्ञान होता है, जो विजडम होती है, जो अध्यात्म होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी लाइफ का कई कई बार तो क्वेश्चन ही ये बन जाता है कि अध्यात्म है क्या, स्पिरिचुअलिटी है क्या। राहु पंचम भाव के अंदर हो तो स्नैपशॉट प्रिडिक्शन में पहला पॉइंट तो है कि आपके ये संतान पक्ष में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड बनाए रखते हैं, मतलब वो स्पॉटलाइट में बनी रहती है जीवन भर। द सेकंड, कई चार्टों में देखा गया है अगर और प्लैनेट भी सपोर्ट कर जाए, स्पेशली जुपिटर जो कि चंद संतान के कारक है, कि राहु पंचम भाव में होकर लड़की संतान जो होती है, गर्ल ऑफ स्प्रिंग जो होती है, उनकी संख्या को बढ़ा सकता है। द थर्ड पॉइंट इज राहु पंचम भाव में होकर आपके ज्ञान को प्रभावित करता है। एक से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त कर लेना, मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रीम में आप एजुकेशन प्राप्त कर लें, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर आप अपना आधिपत्य प्राप्त कर लें, या फिर टैलेंट या स्किल्स में आप बार बार जो प्रैक्टिकल टैलेंट या प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, डिप्लोमा पार्ट्स होते हैं, इनमें बार बार चाहें। आप चाहें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, अध्यात्म, विजडम जो है वो प्राप्त होता रहे। तो राहु का पंचम भाव में होना पंचम भाव के हर कारकत्व को निश्चित तक प्रभावित करता है। पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो अपनी संतान के प्रति रहता है कि संतान के लिए कुछ ना कुछ विशेष करना है, लेगेसी छोड़ के जानी है। ये भी रहता है कि मैं लेगेसी छोड़ के जाऊं, मतलब जीवन में कुछ ऐसा करके जाऊं जिसकी जाने के बाद भी चर्चा होती रहे। और पंचम भाव जो है आपके इमोशन और रिलेशंस का भी कारक है। अगर अन्य प्लैनेट सपोर्ट करें तो कई बार आउट ऑफ बॉक्स रिलेशन, वॉक आउट ऑफ कल्चर रिलेशन जो होते हैं उनमें जातक की रुचि जो है वो बन सकती है। तो ये कुछ पॉइंट है जो राहु निश्चित देता है जब भी वो पंचम भाव में उपस्थित होता है। अब देखते हैं राहु का छठे भाव में होना। तो छठा भाव जो है वो रिपु भाव है, वो दुश्मनों का भाव है। राहु छठे भाव में होते हुए आपके दुश्मनों के ऊपर आपकी विजय निश्चित कर देते हैं। राहु जो है वो शनि के कारक है। राहु आप समझिए कुजवत केतु शनिवत राहु, तो शनि के अनुरूप ही राहु व्यवहार करते हैं, और छठे भाव के कारक, छठे भाव में शनि का होना आपके दुश्मनों के ऊपर आपकी विजय को सुनिश्चित करता है। अब राहु छठे भाव के अंदर केवल दुश्मनों तक अपनी बातों को सीमित नहीं रखते हैं, क्योंकि छठा भाव जो है वो बाउंडेशन प्रारब्ध कर्मों का भाव है। राहु जैसे ही आपके छठे भाव में होंगे, जातक अपने प्रारब्ध को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है। क्यों मैं इसी परिवार में जन्मा, क्यों मैं इसी सोसाइटी में जन्मा, क्यों मैं इसी देश के अंदर पैदा हुआ, क्यों मैं इसी कल्चर में पैदा हुआ, मतलब वो क्वेश्चन करता रहता है उन चीजों के ऊपर जो वो चेंज कर नहीं सकता। फ्री विल जहाँ पे वर्क नहीं करती, जो फेथ है, जो मतलब आपके साथ हो गया और आप उसे बदल नहीं सकते, ऐसे लोग फेथ से जो भी चीजें आती हैं उन्हें क्वेश्चन करते रहते हैं। क्यों मेरा भाग्य नहीं चल रहा है, क्यों मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो ये व्यवस्थाएं बनती हैं राहु के कारण। राहु छठे भाव के अंदर जब भी होते हैं वो आपकी प्रारब्ध कर्मों को प्रभावित करते हैं। अनदर पॉइंट इज कि राहु का छठे भाव के अंदर होना एक
निम्न स्तर के शत्रु से मुलाकात भी करवा सकता है, ऐसे शत्रु जो कि बहुत नीच स्तर के, निम्न स्तर के हो। जो छठा भाव है वो आपके कर्म का भाव है, ये कर्म त्रिकोण में बनता हुआ भाव है, 2, 6, 10। तो राहु जब भी छठे भाव के अंदर होते हैं, आपके कैरियर में आपको कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखाई देता है। एक से ज़्यादा कैरियर हो गए, एक से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, वर्क के नए नए डोमेन खुल गए आपके सामने, जॉब या बिजनेस, मतलब ऐसी व्यवस्था बनती रहती है जिसमें आप कैरियर को लेके क्वेश्चंस पुट अप करते रहें बार बार। उसमें स्टेबिलिटी ये नहीं आने देता। राहु एक ऐसा ग्रह है जो स्टेबिलिटी के तो बिल्कुल विरुद्ध है। उसे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, जो दुश्मन है वो स्टेबिलिटी ही दिखाई देती है। इसी के साथ साथ राहु का छठे भाव के अंदर होना आपकी हेल्थ को भी प्रभावित करता है। कई बार देखा गया है कि राहु छठे भाव में है, जुपिटर कमजोर स्थिति में है और जातक को अनडायग्नोज हेल्थ इशू हो जाते हैं, क्योंकि छठा भाव जो है वो रोगों का भी भाव है। अब किस तरह से ये आपके सपोर्ट में वर्क करें, किस तरह से आपके विपरीत करें काम, ये डिपेंड करता है राहु की पोजीशन पे। देखा गया है कि राहु छठे भाव में है तो पर्पस ऑफ लाइफ जातक का फाउंडेशंस को प्राप्त करना होता है। वो चाहता है ऐसा कोई कनेक्ट बनाना अपने जीवन के अंदर जो उसे हमेशा हमेशा सिक्योरिटी प्रदान करे। राहु जब भी छठे भाव में होते हैं, कई बार मदर से भी आदमी की अनायास शत्रुता जो है वो पैदा हो जाती है, और वो कोशिश करता है ऐसे कार्मिक रिलेशंस बनाने की जो उसे हमेशा सिक्योरिटी दे। एक ऐसा पर्सन उसे हमेशा चाहिए, और अगर वो नहीं मिल पाता, मान लीजिए एक ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसके ऊपर वो रिलाय कर सके, तो उसकी जीवन का जो गोल है, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो अधूरा रह जाता है। तो हमेशा ऐसा इंसान चाहिए जो उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करे। क्या इसके उपाय हैं, रेमेडीज, इन सब की हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तो आप जुड़े रहिए चैनल से, बहुत कुछ आप गेन करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो राहु का सप्तम भाव के अंदर हो, सप्तम भाव में बैठे हुए राहु आपकी अदर पर्सनालिटी के बारे में काफी ज्यादा कहते हैं। सातवें भाव को वैदिक ज्योतिष में मारक भाव की संज्ञा दी गई है। मारक के साथ साथ ये आपकी अदर पर्सनालिटी को दिखाता है। ये लगन से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित भाव है। ये लगन के अंदर जो भी कमियां हैं, आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो भी कमियां हैं, उनको इंडिकेट करता है। और राहु का जो काम होता है वो एक्सपेंशन का काम होता है। राहु आपकी पूरी स्पॉटलाइट को सातवें भाव के अराउंड अराउंड ही रखते हैं। आप लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इसी बात के ऊपर चर्चा करते रहते हैं कि मेरी पर्सनालिटी में कमी कहाँ रह गई। मान लीजिए ये लोग कैरियर में होंगे, एक कैरियर में अपनी कमियों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। रिलेशन में होंगे, उसमें भी अपनी कमियों को ज़्यादा देखेंगे, क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। ये मैरिज के रिगार्डिंग भी अपनी कमियों के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। तो राहु का सप्तम भाव के अंदर होना इंसान को उसकी अदर पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श करने पे मजबूर करता है। इसी से दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि सप्तम भाव में बैठे हुए राहु आपकी मैरिज, रिलेशन, पार्टनरशिप, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने पे आपको मजबूर करते हैं। पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है अपने पार्टनर के बारे में, और इनको मैरिज के अराउंड अराउंड या उसके बाद काफ़ी बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस इनके जीवन में आते हैं। नो मैटर वॉट इनका पार्टनर इनके साथ कितना बुरा व्यवहार करे, टॉक्सिक भी बन जाए, मैं एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पॉइंट कह रहा हूँ, तो ये लोग उस चीज़ से अपने आप को डील करता हुआ पाते हैं। ये उससे परेशान नहीं होते, ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी पार्टनर से सामंजस्य वापस से स्थापित कर लिया जाए। इसी के साथ राहु सातवें भाव में अगर बैठते हैं तो ये आपकी मैरिज में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड देता है। मैरिज में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा, वो पार्टनर के साथ हो, पार्टनर की फैमिली के साथ आपका किसी तरह का कनेक्ट हो, लेकिन उसमें अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं वो निश्चित बनती हैं। ये राहु का एक मूल तत्व है, इससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो राहु का अष्टम भाव के अंदर होगा। गाइस, अष्टम भाव को वैदिक ज्योतिष में डार्क भाव की संज्ञा दी गई है। ये बहुत गहराइयों का भाव है, ये छुपा हुआ भाव है, रहस्यों का भाव है, मिस्टिकल वर्ल्ड इसको कहा जाता है। राहु जो मास्टर है मिस्टिकल चीजों के, राहु दानव मंत्रिश्च, राहु जो है वो मिनिस्टर है दानवीय एनर्जी के, मिस्टिकल एनर्जीज के, डार्क एनर्जीज के। तो वो अष्टम भाव में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ राहु आपको शेयर स्टॉक में इजी प्रिडिक्शंस बता देगा। वो आपको गैम्बलिंग, शेयर स्टॉक मार्केट की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा। वो आपको अनएक्सपेक्टेड, अनट्रेवल्ड जगहों में लेके जाएगा, जिन चीज़ों के बारे में आप जानते भी नहीं है, जो जगह आपके लिए अननोन है, वो वहाँ आपको लेके जाएगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु आपकी पर्सनालिटी को बहुत इफेक्ट करता है। अगर स्नैपशॉट प्रिडिक्शन की बात की जाए तो आपके जीवन के समय, मतलब आपके जन्म के समय, परिवार में कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ होगा, आउट ऑफ ब्लू कुछ ना कुछ हुआ होगा, एकदम से कोई ना कोई परिवर्तन जो है परिवार में या रिलेटिव साइड में निश्चित आया होगा। द सेकंड प्रिडिक्शन पॉइंट इज कि अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु आपके ऑकल्ट में इंटरेस्ट को एक लिमिट से ऊपर बढ़ा देता है।
पर्सन को इंट्यूशन से ही चीज़ें पता लगने लग जाती हैं। कई तरह के ऑकल्ट होते हैं, इंट्यूशन भी एक ऑकल्ट है, सिद्धि करना ऑकल्ट है, या फिर साइंटिफिक अप्रोच से चीज़ों को लर्न करना भी एक ऑकल्ट का पार्ट है। लेकिन आपके जीवन के अंदर वो इंट्यूशन से आता है, ड्रीम्स में कुछ दिख जाना, सामने होता हुआ कुछ दिख जाना, जिससे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाए या पास्ट को प्रिडिक्ट कर पाए। द थर्ड पॉइंट इज कि अष्टम भाव में बैठे हुए राहु आपके इन लॉज के साथ कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपका बनाते हैं। ये एक स्पेशल पॉइंट है कि इन लॉज की फैमिली से कोई डिस्टर्बेंस बनता है, या फिर इन लॉज ऐसे होंगे जो एकदम से, जो बिल्कुल स्क्रैच से एकदम से टॉप पोजीशन पे आए हों, टॉप से स्क्रैच पे गए हों, मतलब कुछ बहुत विशेष हुआ होता है इन लॉज के जीवन के अंदर। द फोर्थ पॉइंट इज कि आपके जो पार्टनर होते हैं, कई स्थितियों में देखा गया है, अदर प्लैनेट्स भी निश्चित है प्रभाव देते हैं, तो कई स्थितियों में ये देखा गया है कि अष्टम भाव में बैठे हुए राहु मैरिज के आसपास कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जातक के जीवन में देते हैं। तो ये भी एक विशेष पॉइंट है राहु का स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस में। और इनके साथ साथ जो मुख्य रूपरेखा है राहु के अष्टम भाव में, वो आप ये समझिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आना, एकदम से कुछ भी जीवन में बदल जाना, अनट्रेवल्ड जगह पे अनट्रेवल्ड जगह पे आप जाने की कोशिश करते हैं कि ये जगह ऐसी है जो मैंने आज तक जहाँ नहीं गया, जो मैंने देखी भी नहीं, बट वहाँ आप जाने की इच्छा करते हैं। तो इस तरह के जो बड़े इवेंट हैं वो जातक के जीवन में आते रहते हैं, और जातक की जो पर्सनालिटी होती है उसमें आप ये कहिए अष्टम भाव का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो कुछ भी कर लें, लेकिन लोग उनकी कमियां या लोग उनकी अदर पर्सनैलिटी को ही देखते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी होंगे तो भी लोग उनसे कहेंगे कि आप बहुत काम पर्सन हैं, क्योंकि उनकी अदर पर्सनैलिटी को, उनकी छुपी हुई पर्सनैलिटी को समाज में बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। किस ईयर में कोई परिवर्तन आता है, क्या और होता है जीवन के अंदर, उसकी हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। अगर आप इस चैनल से, इस कंटेंट से कनेक्ट महसूस करते हैं तो एक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब देखते हैं राहु का नवा भाव में होना। तो राहु के नवे भाव में होना एक 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 बहुत विशेष प्लैनेटरी अलाइनमेंट है, क्योंकि नवा भाव ज्ञान का भाव है। राहु ज्ञान के ग्रह नहीं है, लेकिन ये ज्ञान प्रदान करने के ग्रह है। आप विश्वास करिए, राहु जब भी आत्मकारक बनते हैं, व्यक्ति जो होता है वो समाज में अपने आप को टीचर के रूप में स्टैब्लिश कर जाता है। बड़े बड़े टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स के चार्ट्स में राहु आत्मकारक बने हैं। तो राहु का नवे भाव में होना आपको एक गुरु तो नहीं बनने देगा, मतलब गुरु तो नहीं बनाने देगा, आप कोई गुरु नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप स्वयं गुरु बन सकते हैं। आप स्वयं गुरु बन के ज्ञान, नॉलेज लोगों को प्रदान कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन, ये इंडिकेट करता है कि टेक्निकल एजुकेशन में आप जा सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज कि एजुकेशन में ये कई कई बार ब्रेक दे देता है। राहु का नवे भाव में होना एजुकेशन में कई कई बार ब्रेक्स दे देता है, ये भी एक संभावना बनती है। बट नवे भाव में बैठे हुए राहु बहुत बहुत विशेष, बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि ये आपको समाज में टीचर के रूप में इस्टेब्लिश कर पाते हैं। नवे भाव में बैठे हुए राहु फादर की लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ हो, फादर की लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ हो, ये इंडिकेट करते हैं। या फिर आपके फादर सिबलिंग्स में सबसे बड़े, सबसे छोटे हों, या फादर परिवार में ऐसे हों जिनकी जो आवाज़ है वो सुनी जाती हो। तो नवे भाव को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ओवरऑल जातक को बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपने गुरु या टीचर से संबंध में। अगर वो अपने गुरु टीचर को चीट करे या उनसे कोई दुर्व्यवहार करे, क्योंकि राहु नवे भाव में होके उस सात्विक तत्व को तो पीड़ित करेंगे ही करेंगे, उसमें तो प्रभाव देंगे ही देंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज नवे भाव में बैठे हुए राहु एक बहुत, आपका ये शानदार पोजीशन के राहु होते हैं, आपको समाज में स्टैब्लिश कर देंगे गुरु टीचर के रूप में। दसम भाव के अंदर बैठे हुए राहु का जो प्रभाव होता है वो आपके कैरियर पे सबसे ज्यादा जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये आपको डिलेमा में हमेशा बनाए रखता है। आप एक समय अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे, दूसरे ही समय, दूसरे ही क्षण आप अपने रिलेशंस के बारे में सोचेंगे। इस तरह जो डिलेमा होते हैं वो ये अपने जीवन से दूर नहीं जाने देता। ये इसका एक विशेष पॉइंट है, आप समझिए। दशम भाव में बैठे हुए राहु आपका, आपके फादर से जो कनेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ कमजोरी या आपका ये कमी जो है वो बनाने की क्षमता रखते हैं। दशम भाव के अंदर बैठे हुए राहु आपको फॉरेन ट्रैवल के रिगार्डिंग कोई बहुत स्पेशल इच्छा हो, स्पेशल मन बने आपका कि हाँ मुझे फॉरेन ट्रैवल करनी है, मुझे फॉरेन विदेश में जाके वर्क करना है, मुझे एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट में वर्क करना है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। क्योंकि राहु का दशम भाव में होना आपके कर्म तत्व से एक एक खेल बनाता है। कर्म तत्वों को वो प्लस माइनस करने की चेष्टा करता है। या तो कर्म तत्व बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे कर्म करने लग जाएंगे, आपके कर्म, आपके एक्शंस की समाज में अप्रिशिएशन होने लग जाएगी, या कर्म तत्व कमजोर होने लग जाएगा। तो कैरियर पे इसका विशेष इंपैक्ट आता है। इसी के साथ साथ आपके फादर से आपका जो कनेक्ट है उसके ऊपर एक विशेष इंपैक्ट आता है।
हाउस होम में वास्तु के दोष को ये इंडिकेट करता है, फॉरेन ट्रैवल को ये इंडिकेट करता है, और इसी के साथ साथ फैमिली से दूरी को ये इंडिकेट करता है। स्नैपशॉट प्रिडिक्शन में पहला है कि वास्तु दोष की इंडिकेशन रहती है। दूसरा प्रिडिक्शन का पॉइंट है फीमेल्स के चार्ट में आपके जो इन लॉज हैं, आपका जो मैरिज के बाद का जो सुख है, उसको ये पीड़ित करने की क्षमता या चेष्टा करता है। द थर्ड पॉइंट इज कि कैरियर में जब भी कैरियर में कुछ बड़े उछाल आने होते हैं तो जातक के साथ पॉलिटिक्स बहुत होने लग जाती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कैरियर के अंदर जब बड़े समय बनने लगते हैं तो कोई ना कोई रिलेशन की बात चलेगी, मैरिज की बात चलेगी, कोई विपरीत जेंडर का पर्सन आएगा और वो आपको आपके पाथ से डिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये कुछ स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस हैं। इसी के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल वर्क में बहुत अच्छा होता है, और प्रिडिक्शन साइंसेस के अंदर काफ़ी अच्छा होता है। तो वो अन्य तत्व हैं राहु के, बट उनकी हम चर्चा करेंगे, विवेचना करेंगे अगले सेशन में कि शेयर में ये इफेक्ट देता है। सब कुछ हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में सारे पॉइंटों के ऊपर। तो उसके लिए आप चैनल से कनेक्ट बनाए रखिए। अब देखते हैं राहु का 11वें भाव में होना। तो एकादश भाव में बैठे हुए राहु एक बहुत शानदार डेजिग्नेशन अवस्था को प्राप्त किए हुए राहु होता है, क्योंकि एकादश भाव जो है वैदिक ज्योतिष में ये त्रिषडाय भाव ग्रुप का भाव है। त्रिषडाय इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल, और राहु इज ऑल अबाउट तामसिक एनर्जी। तो 11th हाउस का राहु बहुत हाई तामसिक एनर्जीज को रखता है। वो इतना चार्ज रखता है कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मैं हूं जो सब कुछ बदल दूंगा, मैं हूं जो सब कुछ चेंज कर दूंगा। और यही जातक के जीवन में एनर्जी बनती है कि मैं हूं तो सब कुछ बदल सकता हूं। तो तीसरे 11th हाउस के अंदर बैठे हुए राहु बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल, बहुत मजबूत राहु होते हैं। ये आपको भाई बहनों में सबसे छोटा सबसे बड़ा बना सकते हैं, या आपको मैरिज के अराउंड अराउंड कोई बड़े परिवर्तन जीवन में ला सकते हैं। ये सिबलिंग्स के साइड से कोई पॉलिटिक्स को भी इंडिकेट करते हैं। ये एसेट्स में, रिजर्व मनी में एक अपार जो ग्रोथ है वो इंडिकेट करते हैं। इसी के साथ ही आपके पार्टनर का एक कुछ लीग से हटके काम करना ये भी इंडिकेट करते हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे वो लीग से हटके काम करेंगे। स्पेशली मेल्स के चार्ट में पार्टनर जो होते हैं वो वर्किंग फीमेल होती है। तो ये हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते हैं राहु शनि जब भी 11वें भाव में होते हैं कि मैं आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ कल्चर कुछ करूं। वो उनकी अपने आप एक इंडिकेशन होती है, वो उनके अंदर से ही आने वाली इंडिकेशन होती है। क्या राहु 11वें भाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं? तो जी हाँ, राहु 11वें भाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। पास्ट की इच्छाओं को ज़्यादा पूरा करना चाहता है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स को वो कंप्लीट करना चाहता है। वो सोचने लगता है क्या मैंने लाइफ में प्राप्त नहीं कराया, अचीव नहीं कराया, उसको मैं क्यों ना कंप्लीट कर लूँ। तो इस तरह राहु आपके जीवन को ट्यून इन करते हैं। किस ईयर में बड़े परिवर्तन आते हैं, किस व्यक्ति के ऊपर बड़े परिवर्तन आते हैं, कैसे राहु आपको प्रभावित करें, क्या उपाय हैं, वो सब हम अगले सेशन में इनकी चर्चा करेंगे। उसके लिए आप सेशन से जुड़िए, चैनल से जुड़िए। राहु का 12वें भाव में होना। तो द्वादश भाव में बैठे हुए राहु, आप सोचिए इस कनेक्ट के बारे में। राहु एक कार्मिक ग्रह है, 11वां भाव आपकी पास्ट की इच्छाओं का भाव है, 12वां भाव उन इच्छाओं से मुक्ति का भाव है, लिबरेशन का भाव है। राहु प्लैनेट है पर्पस ऑफ लाइफ के। 12वें भाव में बैठा हुआ राहु आपको लिबरेशन सीकिंग बना देता है। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा लिबरेशन सीकिंग रहता है, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे या उसको आप बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देके, तो वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। जब वो उनको जल्दी से जल्दी फिनिश कर देते हैं कि हाँ हमेशा मुझे लिबरेशन में रहना है, मतलब मोक्ष की स्थिति में रहना है, कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं है या गिर नहीं जाना है। तो राहु 12वें भाव में बैठ के फॉरेन ट्रैवल के योग तो बनाते हैं। ये तो एक निश्चित बात है, आउट ऑफ बॉक्स कल्चर, आउट ऑफ कल्चर रिलेशंस का, फॉरेन ट्रैवल्स का। और इसी के साथ साथ जातक का मन होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड करने का, कुछ ऐसा करने का जो अब तक फैमिली में किसी ने ना किया हो, ये भी एक संभावना रहती है। लेकिन जो बड़े परिवर्तन है राहु के 12वें भाव में बैठ के, वो है कि जातक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, वो स्पिरिचुअल होना चाहता है, स्पेशली राहु अगर गुरु या बुद्ध की राशि के अंदर। द सेकंड स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कि राहु 12वें भाव में होकर जातक को पास्ट लाइफ से जोड़ते हैं किसी ना किसी तरह। मतलब आपके लाइफ के अंदर जो भी पर्सन आएंगे उनसे आपका पास्ट में कोई ना कोई संबंध रहा है। द थर्ड पॉइंट इज कि वो लिबरेशन सीकिंग होता है, वो हमेशा लिबरेशन चाहता है। द फोर्थ पॉइंट इज कि आंखों रिलेटेड, आईज रिलेटेड कोई इशू हो जाना, या टीथ रिलेटेड कोई इशू, टीथ में गैप, इस तरह की भी संभावनाएं कई बार जातक के जीवन में बन जाती है। द फिफ्थ पॉइंट इज कि कई बार एक से अधिक रिलेशंस का बनना भी इस अलाइनमेंट से इंडिकेट होता है। अनदर पॉइंट इज कि राहु 12वें भाव में बैठ के जातक को फाइनेंस की तरफ लेके जाते हैं, फाइनेंस से वो अट्रैक्शन महसूस कराते ही कराते हैं।
इसी के साथ जीवन में कई बार अनएक्सपेक्टेड बदलाव आते हैं। अनएक्सपेक्टेड एकदम से होगा और पूरे जीवन को पलट के रख देगा। क्यों होता है ऐसा, किस ईयर में ऐसा होगा, कैसे इसको रोका जाए, क्या रेमेडीज हैं, उन सब की हम चर्चा विवेचना करेंगे अगले सेशन में। तो उसके लिए सामान्य सा काम है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने चैनल एस्ट्रो फॉर यू के साथ, एस्ट्रोलॉजर हेमंत के साथ।